सब में पाबंदी है, मंगलसूत्र पे पाबंदी है, तो आप कभी जो बुर्खा पे आ जाइए, रोज़गार पे बात नहीं करें, आप कट्टा पे बात करें। कि भैया देखिए अब हम लोग जो है उस पे वोट नहीं करेंगे। बहुत हो गई मस्जिद, मंदिर और इन चीज़ों की बात, लेकिन अब हमें रोज़गार चाहिए। क्यों भाई? इतना जगह स्टाम्प ड्यूटी आपने बढ़ा दी, एक स्टाम्प पेपर कितना कीमत बढ़ा दी। उसी स्टाम्प पेपर को जब हमारी सरकार थी, तो उसको हम लोग 1 लाख का रजिस्ट्री कराते थे, काट पीट के 10,000 रुपए में सरकार को स्टाम्प देना पड़ता था। उसी को तो 6.5 लाख रुपए। बिहार को आईएएस ऑफिसर्स की फैक्ट्री माना जाता रहा पूरे देश भर में। अभी स्थिति क्या देखते हैं? जो मौजूदा स्थिति है आईएएस ऑफिसर्स की जो फैक्ट्री मानी जाती थी, अब लोग कहते हैं कि बिहार में वो दम नहीं रही। ये आई लव मोहब्बत पे ये लोग उल्टा-सीधा बात कर रहे हैं। ये कैसे देश में हम रहते हैं, ये कैसा माहौल बना दिए हैं कि लोग मोहब्बत की इज़हार भी नहीं कर सकता है। आई लव मोहम्मद पे ये लोग केस कर रहे हैं। ये कैसा ये देश कहाँ जा रहा है, ये किस ओर जा रहा है? ये आप देखिए, ये पूरा दुनिया देख रहा है देश को किस ओर ये लोग ले जाना चाह रहे हैं कि आदमी खुल के मोहब्बत भी नहीं कर सकता। और जो राजनीतिक पंडित हैं वो 2024 के लोकसभा की बात करते हैं, जिसमें नारा दिया गया था अब की बार 400 पार, और कैसे सिमट पड़े। तो क्या ये फर्स्ट फेज के इलेक्शन से पहले ये जो 160 सीटों पर है, और सेकेंड फेज के इलेक्शन तक के 160 सीटों पर भी बात नहीं कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है कुछ घबराहट एनडीए गठबंधन में? बताइए, कह रहे हैं अभी 11 तारीख को वोट पड़ना है, 2 दिन पहले हम लोग ये बात कर रहे हैं, अंदर कुछ डर नहीं है? डरना का क्या है? अब तो फ़ियर ऑफ फेलियर तो है नहीं हमारे पास अब। वो फ़ियर ऑफ फेलियर के आगे आ चुका है, तो 2 दिन बचा है। अब क्या कर पाइएगा? 4 पीएम न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। पहले चरण के मतदान के बाद आपने देखा कि पहली बार ऐतिहासिक वोटिंग होती है बिहार चुनाव 2025 में। 64.69% जो मतदान हुआ है उसको ऐतिहासिक करार दिया गया। हम लगातार बिहार इलेक्शन पर डटे हुए हैं और 4 पीएम न्यूज नेटवर्क की टीम उन लोगों से मुलाकात कर रही है जो राजनीतिक विश्लेषण भी कर रही है और बता रही है कि बिहार चुनाव की दशा और दिशा क्या है। 11 नवंबर 2025 को दूसरे चरण का मतदान होगा और बिहार की जनता 14 नवंबर को अपनी सरकार चुनने जा रही है। इसी बीच में हम भागलपुर पहुंचते हैं और यहां पर जो प्रत्याशी हैं उनकी अगर बात ना की जाए, यहां पर जो राजनीतिक गलियारों में जो एक लंबे समय से जो चर्चा बनी रही वो अडानी के प्लांट की बनी रही, जिनको 1026 एकड़ जमीन सिर्फ मात्र 1 रुपए में दे दी गई। यहां के बुनकरों की अगर बात की जाए तो बुनकरों को लेकर के तमाम समस्याएं होती है, जिसको कैंपेन के दौरान इमरान प्रतापगढ़ी और राहुल गांधी भी उठाते हैं। और अगर बात की जाए पूरे बिहार की, तो बिहार में आपने देखा जो चुनावी जो ढोल बजे, उसी बीच में जो महिलाओं को 10,000 रुपए नीतीश कुमार द्वारा दिए गए उसकी भी चर्चा हुई। मगध का नाम लिया गया कैंपेन के दौरान और तमाम आपने ऐसी चीजें देखी जिस पर सवाल भी खड़े होते रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो रैली जिससे नीतीश कुमार गायब थे, उस पर भी सवाल खड़े हुए। तमाम मुख्यमंत्री अन्य प्रदेशों से आते हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कई सवालों से बचते भी दिखते हैं। विपक्ष के तमाम नेता हमारे साथ इस समय तमाम इंटेलेक्चुअल क्लास बैठे हुए हैं जो जिनसे मैं बिहार की राजनीति पर बात करने जा रहा हूं। पॉलिटिक्स से भी जुड़े हुए हैं, काफ़ी बुजुर्ग भी लोग हैं, रिसर्च स्कॉलर भी हैं, बिजनेसमैन भी। हम सभी से एक एक करके बात करेंगे और समझेंगे ये जो 11 तारीख को जो दूसरे चरण का जो मतदान होने जा रहा है इस पर क्या कुछ सोचते हैं ये इंटेलेक्चुअल क्लास। सर, शुरुआत आपसे करेंगे। कहाँ से आप ताल्लुकात रखते हैं? जी मैं तो मेरा घर हुआ वैसे इसी बिहार में जी। लेकिन फ़िलहाल मैं जामिया मिलिया इस्लामिया में रिसर्च स्कॉलर हूँ। और अभी इलेक्शन का समय है तो मैं बिहार आया हुआ हूँ। वोट डालने के लिए? वोट डालने के लिए आया, वोट डाल भी दिया अपनी विधानसभा में और अब भागलपुर की तरफ आए हैं अपने। अच्छा सर, एक सवाल मेरा ये है, जो दूसरे चरण का मतदान होने जा रहा है, आप तो रिसर्च स्कॉलर भी हैं, क्या देखते हैं? अभी मैंने जो देखा पलायन जैसा मुद्दा रहा और भी तमाम बड़े मुद्दे रहे, कैसे देखते हैं? देखिए बिहार में इस बार का जो चुनाव है वो बहुत खामोश चुनाव है और इसको हर जगह पहले इससे पहले जो चुनाव होता था वहाँ बैठते थे तो जहाँ बैठते थे वहाँ पे पॉलिटिकल डिस्कशन होता था।
बट इस बार कोई ऐसा डिस्कशन देखने को नहीं मिल रहा। कहीं भी ऐसा बैठिए तो ऐसा डिस्कशन हो। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है, जैसे हमारी कांग्रेस, जैसे कांग्रेस पार्टी है, वो मुद्दे की राजनीति कर रही है। वो आपको भागलपुर में आए, इमरान प्रतापगढ़ी आए, उन्होंने टेक्सटाइल की बात की, उन्होंने बुनकर कम्युनिटी की बात की। और मैंने बहुत पहले उनका एक भाषण वहाँ राज्यसभा में भी उन्होंने कहा था कि बुनकर कम्युनिटी के साथ क्या अत्याचार हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं ये जो विपक्ष है, वो आपको ये दिखा रहा है कि हम मुद्दे की राजनीति कर रहे हैं और मुद्दा उठा रहे हैं। जो बिहार को ज़रूरत है उस पे बात कर रहे हैं, नौकरी पे बात हो रही है। लेकिन आप देखिएगा कि उसी के विपरीत अगर आप जा रहे हैं, देख रहे हैं कि हमारे जो यहाँ की अभी गवर्नर सरकार है, नीतीश सरकार है, वो उससे जितने भी एनडीए के जो लोग हैं, वो सिर्फ और सिर्फ ध्रुवीकरण की राजनीति की बात कर रहे हैं। लेकिन ये चीज़ आप देखेंगे कि अब जो है नौजवानों में या जो भी बिहार के जो लोग हैं, उनके अंदर कहीं ना कहीं ये समझ पैदा हो गई है। वो ये बात कहते भी हैं, मैं कई जगह मिला भी हूँ लोगों से, तो उन्होंने ये बात कही कि भैया देखिए, अब हम लोग जो है उस पर वोट नहीं करेंगे। बहुत हो गई मस्जिद मंदिर और इन चीज़ों की बात, लेकिन अब हमें रोज़गार चाहिए। तो रोज़गार की बात जो भी करेगा, आज बिहार की जनता उनके साथ है। और मुझे लग रहा है कि जो अभी चुनाव पहले चरण का हुआ है, कहीं ना कहीं वोट जो है वो आपको इस पे दिया गया है, मुद्दे की राजनीति पे बात की गई है, उसी पे वोट किया गया है। आप सर रिसर्च स्कॉलर हैं। तमाम स्टूडेंट्स यहाँ पर जिनसे मुलाकात होती है, वो बताते हैं कि हमारी जो बेसिक जो बात है, 3 साल की डिग्री 6 साल में कंप्लीट हो रही। आप यहीं के पढ़े हुए हैं। ये जो तमाम जो छात्र हैं और इसके बाद पढ़ाई जब कंप्लीट नहीं हो पाती तो पलायन करना पड़ता है मजबूरी में। जब ये सब जब देखते हैं, आपके साथ में तमाम स्टूडेंट्स भी पढ़े होंगे, तो ये जो समस्या है इसको आपने बारीकी से देखा, इसके बारे में बोले। जैसे आप बिहार के अंदर देखिए कि बिहार एक स्टूडेंट या एकेडमिक हब रहा है एक ज़माने में, और नालंदा यूनिवर्सिटी जैसी हमारे पास रही है। लेकिन आज जो है ज़्यादातर बिहार के बच्चे जो है प्लान कर रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, जामिया मिल्लिया हो, या फिर जो है आप जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी हो, उस तरफ रुख कर रहे हैं। रीज़न ये है कि यहाँ 3 साल का ग्रेजुएशन 5 साल 6 साल में हो रहा है। आदमी 5 साल 6 साल ग्रेजुएशन करने में लगा दे रहा है, और फिर उसके बाद उस ग्रेजुएशन का जो यहाँ का एक एकेडमिक लेवल है, उस लेवल की बात करें तो उस पे जो है आपको कहीं जॉब या कहीं कुछ ऐसा रोज़गार मिलने को नहीं है। इस वजह से लोग यहाँ से प्लान करने के लिए दिल्ली जाते हैं। लेकिन दिल्ली जाने के बाद लोग ये होता है कि जामिया से पढ़े हुए हैं तो कहीं ना कहीं जॉब मिल रही है। तो ये जो सिस्टम है, यहाँ का एजुकेशन सिस्टम है, उसको बिल्कुल चरमरा गया, ख़त्म हो चुका है यहाँ का एजुकेशन सिस्टम। आप देखिएगा बहुत सारे ऐसे विभाग हैं जिसको जामिया में, जैसे मैं फ़ारसी डिपार्टमेंट से आता हूँ, फ़ारसी में एक से लेकर दूसरी लिस्ट आती है और सीट फुल हो जाती है। लेकिन यहीं बिहार की यूनिवर्सिटी में आप चले जाइए तो फ़ारसी डिपार्टमेंट में स्टूडेंट नहीं है, फ़ारसी के यहाँ पे वैकेंसीज़ नहीं आ रही है। जब वैकेंसी, जिस भी सब्जेक्ट में अगर वैकेंसी नहीं होगी तो उसमें स्टूडेंट क्यों जाएगा पढ़ने के लिए? कोई भी जाता रोज़गार के लिए जाता है। तो अगर फ़ारसी में नहीं आएगी ये वैकेंसी तो वहाँ पे जो है स्टूडेंट आपको नज़र नहीं आएंगे। आज वही हाल आप पूरे बिहार की यूनिवर्सिटी का एक तरफ से आप उठा के देख लीजिए। जिसको कहीं एडमिशन नहीं मिलता है वो मजबूरी में जाके एडमिशन यहाँ लेता है, क्योंकि अब को साल बर्बाद भी नहीं करना है। तो इस वजह से ये एकेडमिक के मामले में बिहार तो बिल्कुल सबसे निचले स्तर पे जा चुका है। उसको दोबारा से रिवाइव करना होगा, पूरे एकेडमिक सिस्टम को सुधारना होगा, तभी जाके हम बिहार को दोबारा से जो है एजुकेशन लेवल पे, आप देखिएगा बड़े पढ़े लिखे लोग, आज मैं जामिया और जेएनयू में जैसे बड़े बड़े प्रोफेसर कुछ देखा हूँ, वो जामिया से ये बिहार से बिलोंग करते हैं। उन्होंने यहीं पढ़ा है, उसी स्कूल में पढ़ा है जहाँ बोरिए पे बैठ के पढ़ाया जाता था, वहीं से पढ़े हुए लोग हैं। आज वो इतने बड़े स्कॉलर हैं, वहाँ पढ़ा रहे हैं, सब चीज़ हैं। लेकिन बिहार में कुछ अब जो है बिहार से वैसा प्रोडक्ट नहीं निकल रहा है। इसका क्या रीज़न है? इस पे भी सरकार को सोचना चाहिए, गौर करना चाहिए। लेकिन सरकार जो है एकेडमिक को छोड़ के उसके अलावा सब पे बात कर रही है, रोज़गार छोड़ के उस पर सब पे बात हो रही है, जो यहाँ का उद्योग है उसको छोड़ के उसके अलावा सब पे बात हो रही है। तो कहीं ना कहीं बिहार को जानबूझकर पीछे रखा जा रहा है हर फील्ड में। ये आप बिल्कुल इस चीज़ को आप देखेंगे कि हर फील्ड में बिहार को
पिछड़ा यानी पिछड़ी कम्युनिटी में रखा जा रहा है, उसको बिल्कुल नज़रअंदाज किया जा रहा है बिहार को। अगर गवर्नमेंट चाहे तो बिहार में जिस तरह के का ब्रेन है बिहार के बच्चों का, जैसे यहाँ से ज़्यादातर आप जाइएगा तो हमारे प्रोफेसर्स कहते थे, जब मैं पहली बार वहाँ जामिया में, मैं जामिया से मेरी पढ़ाई हुई, तो जामिया में पहली बार मैं एक इलेक्शन लड़ा था, तो उसमें हमारे सर कहा करते थे कि बिहार की मिट्टी में दो चीज़ पाई जाती है, एक तो मैथ और दूसरा नेतागिरी। तो मैंने कहा सर मैं तो मुझे मैथ उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन इसलिए तुम इसमें आ रहे हो, पॉलिटिक्स में आ रहे हो। तो ये चीज़ हमने देखा कि बिहार की मिट्टी में बहुत जरखेज़ ज़मीन जो कहा जाता है ना, जरखेज़ उर्दू में इसको जरखेज़ कहा जाता है, तो जरखेज़ ज़मीन है बिहार के मिट्टी में। और यहाँ आप देखिएगा कि यहाँ के बच्चे जहाँ भी जाते हैं, जिस डिपार्टमेंट में रहे हैं, वहाँ वो अव्वल दर्जे, मैं भी गोल्ड मेडलिस्ट हूँ अपने डिपार्टमेंट से, तो जहाँ भी ऐसे हमारे बच्चे जाते हैं इतना अच्छा यानी पढ़ने लिखने में इतने काबिल हैं, लेकिन उनको जो सही बैकग्राउंड और सही रास्ता नहीं मिलता है, सही जगह नहीं मिलती है, जिसकी वजह से वो भटक जाते हैं और फिर हमें बताया जाता है देखो बिहार इस तरह है, बिहार के लोग इस तरह हैं। लेकिन अगर उनको सही रास्ता दिखाया जाए तो कहीं ना कहीं हम बहुत देश के लिए बहुत प्रॉफिट हम देश को दे सकते हैं और देश को बहुत ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। ये कैपेबिलिटी है हमारे बिहार के बच्चों में। बिल्कुल। तो ये प्रोफेसर, ये आप रिसर्च स्कॉलर है सर, आपका सर नाम? मेरा नाम शिबली मंजूर है। पॉलिटिक्स बैकग्राउंड से? हाँ, पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हूँ, उससे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि इस देश का एक नागरिक हूँ और एक जागरूक मतदाता हूँ। सर, बिहार की पॉलिटिक्स पे अगर बात की जाए तो पहले चरण का जो मतदान हुआ है 64.69%। ये जो प्रतिशत जो मतदान का बढ़ा है, इसको लेकर के तमाम चीज़ें कही गई। एक बात ये भी कही गई कि जो वोट चोरी की बात है, हो सकता है ये हो। दूसरी चीज़, तमाम जो मतदाता हैं बाहर से जो पलायन करके गए थे वो लौट करके आए, उन्होंने मतदान ज़्यादा किया। आप लोग कैसे देखते हैं इस पर, दृष्टिकोण आपका क्या है? इसमें आंकड़ा थोड़ा ठीक कीजिए आप। इलेक्शन कमीशन चोरी कर चुका है ऑलरेडी। 6 तारीख को जो प्रेस रिलीज जारी हुआ इलेक्शन कमीशन की तरफ से, उसमें 64.68% बताया आपने, उतने वोट दिखाए गए थे। और इलेक्शन कमीशन ने जश्न भी मनाया था उसका कि ऐतिहासिक वोटिंग हुई है, और इसमें कोई दो राय नहीं, वोटिंग ऐतिहासिक हुई है। लेकिन 7 तारीख को जब उसी इलेक्शन कमीशन के आधिकारिक एक प्रेस रिलीज आता है, तो उसमें 65.08% वो वोट दिखा रहे हैं कि पोलिंग हुई है बिहार के अंदर। 6 तारीख से 7 तारीख के बीच में 0.42% हमारा वोट यहाँ पे हेरफेर हो चुका है। ये मैंने अपने सारे जितने सीनियर लीडर हैं कांग्रेस पार्टी में, जिनको मैं जानता हूँ, उन तक ये बात पहुँचाई है, और इस पर बड़ी तत्परता से संज्ञान लेते हुए हम लोग कार्रवाई भी करने जा रहे हैं। तो वोटिंग परसेंटेज यकीनन बढ़ा है और ऑर्गेनिक बढ़ा है, और उसमें लगभग आधा प्रतिशत इलेक्शन कमीशन ने कुछ गड़बड़ झाला करके और भी बढ़ाया हुआ है उसको। ये वोटिंग परसेंट, अगर आप वोटर साइकोलॉजी को रीड करेंगे, आप तो पत्रकार हैं, तो जब भी वोटिंग परसेंट बढ़ता है ये एक इंडिकेटर होता है, दर्शाता है कि उस इलाके में एंटी इनकम्बेंसी ज़्यादा है, यानी मौजूदा सरकार के खिलाफ लोगों में रोष है। तो ये मौजूदा सरकार के खिलाफ रोष का नतीजा है कि 6-7-8% तक की वोटिंग परसेंटेज इस बार 2025 के विधानसभा चुनाव में बिहार में ज़्यादा पड़े हैं। सर, पहले चरण का मतदान हो चुका है, 18 जिलों में होता है, 121 सीटों पर चुनाव हो चुका है। बची हुई सीटों पर 11 तारीख को होने जा रहा है। ये जो सेकेंड फेज का जो इलेक्शन, जो वोटिंग जो पड़ने जा रहा है, इस पर क्या कुछ आप सोचते हैं? क्योंकि तमाम जगह आप लोग घूम रहे हैं, और पहले चरण का जो हो चुका है उसको लेकर के क्या सोच रहे हैं, और जो रिजल्ट जो आने वाला है इस पर क्या कुछ नज़रिया? देखिए, 121 सीटों का जो मतदान हुआ है 6 तारीख को, उस पर जो राजनीतिक पंडित हैं जो आकलन करते हैं, उनकी बात अगर माने तो 80 से 85 सीटों पे इंडिया गठबंधन ने बढ़त बनाई है। और आगामी 11 नवंबर को जो वोटिंग होने वाली है उसमें भी वो कुछ अलग नहीं होगी। बिहार एक समतल भूमि है, बिहार के लोग की बौद्धिक क्षमता बाकी क्षेत्रों से, मेरा इस पर पॉडकास्ट भी है, बहुत लोगों ने उसको बुरा भी लग गया था कि बिहार के लोगों की जो एक एवरेज IQ है, बुद्धिमत्ता है, वो बाकी प्रदेशों से, मुझे लगता है, क्योंकि मैं बिहार का रहने वाला हूँ, ज़्यादा है। और एक बुद्धिमत्ता से निर्णय लोग ले रहे हैं। और 11 नवंबर को जो दूसरे चरण का मतदान होना है और पहले चरण का भी जो मतदान हुआ है, ये मूलभूत मुद्दों के ऊपर ही पूरा चुनाव हम लोगों ने, कांग्रेस पार्टी ने गढ़ा है और इंडिया गठबंधन ने गढ़ा है। ये बार बार मंदिर मस्जिद
और हिंदू मुसलमान लाना चाहते थे, पाकिस्तान लाना चाहते थे। एक तरफ वो एक कोई कपड़ा मंत्री हैं, नाम लूँगा तो आप समझ जाएंगे गिरिराज सिंह के बारे में कह रहा हूँ, नाकारा आदमी है, मंत्रालय उनसे संभलता नहीं है। वो बयान दे रहे थे कि यहाँ एक विशेष समुदाय के लोगों की चुटिया काट के पड़ोसी देश में भेज देंगे। उधर एक हमारे पड़ोसी ज़िले के एक मुख्यमंत्री हैं और भगवा कपड़े पहनते हैं, वो आके बिहार में कह रहे थे कि हमने वहाँ पे जो है वो अज़ान बंद करा दी है, नमाज बंद करा दी है। तो ये मुद्दा वो लाना चाह रहे थे, लेकिन बड़ी कुशलता से राजनीतिक परिपक्वता दिखाते हुए कांग्रेस पार्टी ने और इंडिया गठबंधन के दूसरे दलों ने इस चुनाव को पूरा मुद्दे पे रखा है। वो हिंदू मुस्लिम करना चाहते थे, हमारे दल के लोग रोज़गार और नौकरी पे बात करते रहे, महंगाई पे बात करते रहे, बिहार के विकास के ऊपर बात करते रहे, और अंत में नतीजा ये निकला कि जनता ने उनके जो प्रपंच था उसको नकारा। उनकी रैलियों में लोग छोड़ छोड़ के जाने लगे। मोदी जी की एक रैली की वीडियो बहुत वायरल हुई है अभी। जैसे मोदी जी ने बोलना शुरू किया, आधा क्राउड उठ के बाहर निकल के जाने लगा। तो जनता ने नकार दिया है और जनता ने कांग्रेस पार्टी को, राष्ट्रीय जनता दल को और इंडिया गठबंधन के दूसरे दलों को अपनाया है, ऐसा प्रतीत होता है। एक तो वोटिंग परसेंट से मैंने बताया आपको, एंटी इनकम्बेंसी का जो एक सूचक होता है वो अधिक मतदान प्रतिशत होता है, और दूसरा हमारी जो योजनाएं जो कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के दूसरे दल ने मिलकर बनाया साझा एक, उसमें लोगों में बड़ी उत्सुकता है, उसको लेकर उत्साहित हैं लोग, क्योंकि उन योजनाओं में, उस मैनिफेस्टो में हर वर्ग के लोगों का ख्याल रखा गया है। मैंने देखा है मैनिफेस्टो खुद भी बतौर एक राजनीतिक कार्यकर्ता, एक जागरूक मतदाता होने के, हर वर्ग के लोगों का ख्याल रखा गया, चाहे वो महिलाएं हों, युवाओं का भी ख्याल रखा गया, बुजुर्गों का ख्याल रखा गया। तो बिहार की जनता उत्साहित है और बदलाव चाहती है। सर, एक सवाल और है। अभी कैंपेनिंग होती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो करते हैं। नीतीश कुमार उससे जब गायब हुए तो लोगों में नाराजगी भी हुई कि हमारे ही प्रदेश के मुख्यमंत्री जिनको हमने चुना, जिनको हम चाहते हैं, उनको उस रैली से बाहर रखा गया, नहीं थे उस गाड़ी पर जिस पे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। देखिए, एनडीए के लोगों ने अभी तक अपना मुख्यमंत्री का चेहरा भी घोषित नहीं किया है। वो आरोप इंडिया गठबंधन पे लगाते रहे। इंडिया गठबंधन ने एक बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने मुख्यमंत्री का चेहरा भी घोषित किया और चैलेंज भी किया वहाँ उस मंच से कि भाजपा और एनडीए गठबंधन के दल कब करेंगे, लेकिन वो शायद शर्मा रहे हैं, उनके मन में कुछ और है, या मुझे लगता है कि शायद नीतीश कुमार भी दूसरे शिंदे बनने वाले हैं। जो शिंदे के साथ हुआ था महाराष्ट्र में, वही गत और वही परिस्थिति में मुझे लगता है कि आज जेडीयू खड़ी है और नीतीश कुमार जी खड़े हैं। कुशल नेता रहे हैं और मुझे उनकी हालत को देख के बड़ा अफसोस भी होता है, जिस तरह से बीजेपी ने उनको दरकिनार किया है, उनकी पार्टी के लोगों के माध्यम से उन पर प्रहार करवाया है। अफसोस की बात है और ये कहीं ना कहीं इस बात का सूचक भी है कि जनता ने उनको नकार दिया है। सर, एक सवाल और है। एक नारा दिया गया था 2025 में 225, एक बार फिर से नीतीश। बीजेपी के बड़े लीडर्स कहते हैं और खुद जब अमित शाह आते हैं तो वो बात करते हैं 160 सीटें जीतने की। सुर्खियां बनती है, 225 से अचानक से 160 पर आ जाते हैं, और जो राजनीतिक पंडित हैं वो 2024 के लोकसभा की बात करते हैं जिसमें नारा दिया गया था अब की बार 400 पार, और कैसे सिमट पड़े। तो क्या ये फर्स्ट फेज के इलेक्शन से पहले ये जो 160 सीटों पर आए और सेकेंड फेज के इलेक्शन तक के 160 सीटों पर भी बात नहीं कर रहे, तो क्या लग रहा है कुछ घबराहट एनडीए गठबंधन में है? देखिए, देश को आप 1947 से पहले अगर देखेंगे तो जब जब अंग्रेज़ों का अत्याचार बढ़ता था और जनता आक्रोशित होती थी तो अंग्रेज़ों को पीछे ढकेलने के लिए महात्मा गांधी यात्रा करते थे। कई सारी यात्राएं की महात्मा गांधी ने। आज के दौर में महात्मा गांधी नहीं है, लेकिन उनके ध्वजवाहक राहुल गांधी हैं हमारे बीच में। हम देखते हैं उनको कि जब भी देश के अंदर जो शैतानी ताकतें हैं जो राज कर रही हैं, उनका मनोबल बढ़ता है, जुल्म करते हैं, लोगों को तंग करते हैं, लोगों को, गरीबों के ऊपर अत्याचार होता है, महंगाई बढ़ती है, राहुल जी यात्रा निकालते हैं। 2024 में आपने देखा चुनाव में, ये 2024 के चुनाव से पहले नारा भाजपा का था अब की बार 400 पार। राहुल जी की यात्रा चल रही थी, उसमें भी सम्मिलित हुआ था। बतौर राजनीतिक कार्यकर्ता मैंने बताया आपको, उनके साथ चला भी, बहुत भीड़ भी आ रही थी। और हमने देखा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में 240 उनको पार करना मुश्किल पड़ गया था, पूर्ण बहुमत भी नहीं ला पाए थे, और बैसाखी के सहारे सरकार बनी जेडीयू, और अगर वहाँ से नायडू अगर हट जाए इनके साथ तो सरकार गिर जाएगी किसी भी समय। तो इसी तरह से नारा 250 पार का, 160 पार का, ये कोरी गप है, बकवास नारा है, और वोट चोरी एक इनके पास आखिरी हथियार बचा था।
उस वोट चोरी को भी राहुल गांधी ने जिस तरह से एक्सपोज किया है, प्रूफ के साथ एक्सपोज किया है। एक एक घर में 200 वोट निकले हैं, मकान नंबर 0 पे 1200 वोट निकले हैं किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में। और हद तो तब हो गई जब पिछले सप्ताह राहुल गांधी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। मैं बड़े ध्यान से अब सुनता हूँ उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, और उसमें देखा मैंने कि ब्राज़ील की एक महिला है, उसकी तस्वीर लगा करके लगभग 100 वोट बने। कोई शांति, कोई सरस्वती, अलग अलग नामों से लोगों ने जाके वोट दिया है। बड़ा ताज्जुब लगता है। हरियाणा चुनाव में हमारी कांग्रेस पार्टी की हार महज कुछ हज़ार वोटों से हुई थी और 25 लाख वोट वहाँ पे फर्जी पड़े हैं। और ये हथियार भी उनके हाथ से अब छीन लिया गया। जनता जागरूक हो गई है, और मैं तो देख रहा हूँ लगातार चुनाव कैंपेन में लोगों से मिलना हो रहा, जाना हो रहा। बूथ लेवल के जो कार्यकर्ता होते हैं, जो बूथ मैनेज करते हैं, बूथ पे रहते हैं, उनमें अलग तरह का उत्साह और आक्रोश भी है। हम लोग समझाते हुए कि भाई हिंसा हिंसा नहीं करना है, हम लोग अहिंसा के पुजारी लोग हैं, महात्मा गांधी के मानने वाले हैं। लेकिन लोगों में बड़ी अजीब कौतूहल है। कहते हैं कोई भी हमको ऐसा आदमी दिखा जो जिसको नहीं जानते होंगे, हमारे एरिया का नहीं होगा, बूथ का नहीं होगा, उसको तो हम लोग बांध के रख लेंगे यहाँ पे। अब पूछेंगे दिखाओ भाई कहाँ तुम्हारा ID कार्ड वगैरह, तो हम लोग मना भी करते हैं, भाई ये सब नहीं करना है, आप लोग को हिंसा नहीं करना है। जो संबंधित अधिकारी हैं उनको बुला करके चिन्हित कराना उन लोगों को। तो वोट चोरी को लेकर बड़ी जागरूकता भी है। वोट चोरी ये कर नहीं पाएंगे। आज का जो प्रेस रिलीज़ उन्होंने किया है उस पर भी संज्ञान में लिया गया है, और मैं पूरी तरह से देख रहा हूँ कि इनके पास वोट चोरी का भी हमने हथियार इनसे छीन लिया है। जनता आक्रोशित भी है, और आगामी 11 नवंबर को जो वोट पड़ेगा वो पूरा इंडिया गठबंधन के पक्ष में पड़ेगा, और 14 नवंबर को आप देखेंगे नतीजे जो आएंगे वो बिहार की जनता के पक्ष में आएंगे। बिहार की जनता एक युवा मुख्यमंत्री चाहती है, और एक ऐसी सरकार चाहती है जो उनका भलाई करे, उनके पक्ष के बारे में सोचे, ना कि 1026 एकड़ आपने भी बताया अभी, ये भागलपुर ज़िले की बात है, फिर 35 विधानसभा है यहाँ पे, वहाँ की 1026 एकड़ भूमि 1 रुपये सालाना किराए पे दे दी गई है। हमारे बच्चों को 1 रुपये में टॉफ़ी नहीं मिलती है, जाओ तो दुकानदार डांट के भगा देता है, जाओ 2 रुपये लेके आओ। 1 रुपये में 1026 एकड़ ज़मीन दे दी गई। इतना ही नहीं, 24,000 करोड़ का प्रावधान बना लिया इन्होंने उस परियोजना को फंड करने के लिए। वो 24,000 करोड़ रुपये इंडायरेक्टली जाकर अदानी की जेब में जाने वाला है। तो ये सब उजागर किया है कांग्रेस पार्टी, इसके कार्यकर्ताओं ने, हमारे घटक दलों ने। लोग समझ रहे हैं, देख रहे हैं कि लूटने वाली सरकार है जो बिहार में, पटना में बैठी है, दिल्ली में बैठी, इसको उखाड़ के फेंकने का काम पक्का होने वाला है इस बार। बिल्कुल। सर, आपका नाम क्या हुआ? जी कुणाल सिंह। कुणाल जी, आप बिजनेसमैन हैं। जी जी। बिहार में जो बिजनेसमैन की जो स्थिति है, जो छोटे जो दुकानदार है वो काफ़ी परेशान है। छोटे दुकानदार ये कहते हैं कि हमारा जो जितनी भी चीज़ें होती उसका प्रॉफिट बड़े दुकानदार उठाते हैं, बड़े बिजनेसमैन उठाते हैं, को प्रॉफिट ज़मीनी स्तर पर नहीं हो रहा। आप लोग भी लगातार जुड़े रहते हैं अपने ही क्लास के लोगों के साथ, क्या दिक्कतें फेस करनी पड़ रही बिहार के छोटे बिजनेसमैन को, आप लोगों को? देखिए, पहले 4 PM को नमस्कार, आपके सारे व्यूअर्स को नमस्कार है। देखिए, ये चुनाव की जो मुद्दा है, ये पहला ऐसा चुनाव आप देख रहे हैं बिहार में जो कि मंदिर मस्जिद की चुनाव नहीं है। ये पहला चुनाव है जो रोजगार के मुद्दे पे बात हो रही है। उन्होंने इतना बढ़िया मुद्दा बनाया रोजगार। आज रोजगार की लोगों को आवश्यकता है, अति आवश्यकता है रोजगार की। बिना रोजगार के अभी कुछ संभावना नहीं है। सारा पहला मुद्दा, हम तो जो अपने लाइफ में जितना भी चुनाव देखे हैं, पहला मुद्दा है जो देख रहे हैं जो रोजगार पे है। मंदिर मस्जिद है, कोई मैनिफेस्टो में नाम नहीं है इस बार। दूसरी बात कि अपने जो प्रधानमंत्री हैं उनका बोलने का स्तर इतना गिरता जा रहा है, इतना गिरता जा रहा है, वो कट्टे पे आ गए। वो बोलते बोलते आज कट्टा की बात करते हैं रैली में। तो ये प्रधानमंत्री का लैंग्वेज है। आप देखिए, रोजगार की बात आप कर रहे हैं, वह इनका एक शाखा है स्वदेशी जागरण मंच। स्वदेशी की बात करते हैं ये लोग। कहाँ है स्वदेशी, आप बताइए। खुद ब्रांडेड कपड़ा पहनते हैं, ब्रांडेड गाड़ी पे घूमते हैं। हाँ, इनके गाड़ी में जितनी लग्जरियाँ गाड़ी हैं सारी ब्रांडेड है। हिंदुस्तान मोटर्स की तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। ये सिल्क सिटी, कहाँ है सिल्क, हमारा उद्योग कहाँ चला गया। अंग बंग कलिंग, 3 सभ्यता मिलके ये भागलपुर धरती बनता था। अंग बंग कलिंग मतलब 3 सभ्यता को यहाँ अंग डील करता था। 16 महाजनपद में एक महाजनपद हमारा भागलपुर हुआ करता था। और आज देखिए स्थिति कहाँ है। अंग तो यही है आपका, छोटा सा सिमटता गया। बंग बंगाल है, और कलिंग जो है आपका उड़ीसा है। सब देखिए कितना हम आगे थे। हमारे यूनिवर्सिटी थे विक्रमशिला विश्वविद्यालय, आज देखिए क्या स्थिति है विक्रमशिला का। प्रधानमंत्री आते हैं, विक्रमशिला के बारे में कुछ बात नहीं करते। वो आते हैं, हाथ फैला के झोली मांगते हैं और वोट लेकर के चले जाते हैं। विक्रमशिला की बात वो क्यों नहीं करते हैं? डॉल्फिन की वो बात क्यों नहीं करते हैं? एकमात्र पूरे एशिया में सेकंड स्टेट है ये भागलपुर, जहाँ पे गरुड़ का सेंचुरी है। गरुड़ का प्रजनन यहाँ पे होता है। आज भी गरुड़ है जो हमारे यहाँ भागलपुर में, लेकिन इसकी चिंता करने वाला कोई नहीं है। फर्स्ट महिला ग्रेजुएट भागलपुर से थी कादम्बनी गांगुली।
उनका कोई चर्चा करने वाला नहीं है, कोई चर्चा करने वाला नहीं है। यहाँ पे मंदिर मस्जिद इसी की बात होती है। यहाँ बात होती है आई लव मोहब्बत, मोहम्मद पे ये लोग उल्टा सीधा बात बोलते हैं। ये कैसे देश में हम रहते हैं, ये कैसा माहौल बना दिए हैं कि लोग मोहब्बत की इजहार भी नहीं कर सकता है। आई लव मोहम्मद पे ये लोग केस कर रहे हैं। ये कैसा, ये देश कहाँ जा रहा है, ये किस ओर जा रहे हैं, ये आप देखिए, ये पूरा दुनिया देख रहा है देश को किस ओर ये लोग ले जाना चाह रहे हैं कि आदमी खुल के मोहब्बत भी नहीं कर सकता है। कि हमको अपने अगर नबी से मोहब्बत है, हमें अपने राम से मोहब्बत है, तो भी आप नहीं कर सकते हैं। सब में पाबंदी है, मंगलसूत्र में पाबंदी है, तो आप कभी जो है बुरखा पे आ जाएंगे। रोजगार पे बात नहीं करते हैं, आप कट्टा पे बात करते हैं। आपके जितने भी आप गलत लोग हैं, जितनी गलत बयानबाजी देते हैं, कुलदीप सिंह सेंगर इन लोगों का माथा चढ़ा के रखते हैं। ब्रिजभूषण शरण सिंह को आप लोग जो है उनको टिकट नहीं देके दूसरे को टिकट देते हैं। बेवकूफ़ किनको बना रहे हैं आप? हमें बेवकूफ़ बना नहीं रहे, पूरा जनता बेवकूफ़ बना रहे हैं आप। और देखिए अब जीएसटी, हमारे माननीय नेताजी ने जो कहा था जीएसटी के बारे में, जीएसटी का हाथ घटाना पड़ा ना आपको। कोरोना के पहले उन्होंने कहा था ना। तो लोग देख रहा है, लोग देख रहा है देश किस ओर जा रहा है। भागलपुर देखिए, भागलपुर में क्या नहीं है, एक तरफ हमारा मंदार, एक तरफ हमारा गंगा है, बीच में भागलपुर शहर है। इस शहर की स्थिति आज क्या है, दयनीय है। ये सिल्क सिटी के नाम से जाना था और आज ये डस्ट सिटी है। सिर्फ डस्ट है यहाँ पे, डस्ट के सिवा यहाँ कुछ नहीं है। जहाँ जाइए धूल गर्द। एक यहाँ उद्योग बताइए, एक उद्योग नहीं। और आप महाराज अडानी को आप ज़मीन देकर बैठे हुए हैं, 1 रुपये एकड़ में अपने कितने सारी ज़मीन दी। मैं व्यवसायी हूँ, मैं बिजनेस करता हूँ, मुझे अडानी कितना ज़मीन दे, उससे ज़्यादा मैं प्रॉफिट दूंगा। मैं आपके मन से दावे के साथ, काफ़ी जिम्मेवारी के साथ ये बात कह सकता हूँ कि जितना अडानी रुपया कमा करके देगा, उससे ज़्यादा मैं रुपया दूंगा। मुझे 1 रुपये एकड़ वो ज़मीन दे, मुझे दे। अच्छा, व्यवसायी जो व्यापार से जुड़े हुए लोग होते हैं, मैक्सिमम कहा जाता है कि ये जो वोट है ये सीधे भाजपा को जा रहा है क्योंकि इनको प्रॉफिट हो रहा है। जो बड़े जो बिजनेसमैन हैं, सीधे कहा जाता है, क्या वाकई में प्रॉफिट हो रहा है या डर के मारे ये बातें कही जाती सर ये आपके दामाद है, ये जो है ना भाजपा जो है जितने व्यापारी को डरा के रखी हुई, दामाद बना के रखी हुई। ईडी है आपके पास एक शक्ति, उनको भेज दीजिए। और अनेक जो है आपके पास इनकम टैक्स है, परेशान कर देगा। व्यापारी सुबह दुकान पे जाएगा, फैक्ट्री पे जाएगा कि आपके ऑफिस के चक्कर काटेगा। आपका ऑफिस के चक्कर में जाएगा, 4 घंटा तो आप लगाइएगा प्यून से बात कराने में, फिर नोटिस दीजिएगा, फिर दिल्ली बुलाइएगा, व्यापार बंद करके। ये डर है, कोई व्यापारी थोड़ी चाहता है। आज व्यापारी चाहता है, इनको तो 400 पार हो ही जाता ना। व्यापारी चाहता तो व्यापारी इस बार क्या कर रहा है? मुंह पर सिर्फ भाजपा है या दिल में ही भाजपा है? मुंह ये पर वोट पे तब्दील हो पाएगा? इस बार आप देखिएगा, इस बार महागठबंधन की सरकार आ रही है, इस बार रोजगार की बात हो रही है, इस बार युवाओं की सरकार आ रही है, इस बार सरकार हमारी आपकी आ रही है, मोहब्बत की सरकार आ रही है। इस बार दुनिया जो है रोजगार पे बात होगी, व्यवसाय पे बात होगी, और इस बार जो बात होगी देश की तरक्की पे, उन्नति पे, और खास करके हमारे भागलपुर के विकास पे बात होगी। नहीं, आपने एक सवाल का जवाब नहीं घुमा तो दिया। आपने ये नहीं बताया कि इस बार ये जो बिजनेसमैन क्लास है ये क्या करने वाला है, क्योंकि ये भी खुल के वोट देगा गठबंधन को, खुल के देगा। कौन सा वाला गठबंधन? ये हमारा जो गठबंधन है, महागठबंधन है। हम जो लोग हैं, हमारे साथ जितने भी गठबंधन में लोग हैं, महागठबंधन जो हमने हमारे राहुल गांधी जी आदरणीय ने बनाया है, उसको इस बार व्यापारी वर्ग साथ देने जा रहा है। दुकान है, भाजपा का झंडा नहीं लगा आपके? नहीं, दुकान झंडा से क्या मतलब है? झंडा तो डर का है, झंडा है वो डर से लगा रहा है। अभी आप पकड़ लीजिएगा, पुलिस को भेज दीजिएगा, ईडी भेज आपकी पूरी बाजार में मैंने देखा हर दुकान पे झंडा लगा हुआ है। हाँ ठीक है, तो वह बाजार में उन लोगों का दबदबा है। अभी शहर मेयर का है, शहर मेयर भाजपा की हैं तो वो अपने हिसाब से करवा रही हैं, वरना कल नोटिस आ जाएगा कि पार्किंग आपके यहाँ क्यों नहीं है, आपके यहाँ ये क्यों नहीं। डर रहा है ना लोग। एक बार सरकार आने दीजिए, इस बार जनता की सरकार आने दीजिए, आपको नजर आएगा दिल में सिर्फ और सिर्फ महागठबंधन है लोगों के। एक बात बताइए, कह रहे हैं अभी 11 तारीख को वोट पड़ना है और 2 दिन पहले हम लोग ये बात कर रहे हैं, अंदर कुछ डर नहीं लग रहा? डरना का क्या है? अब तो फियर ऑफ फेलियर तो है नहीं हमारे पास। अब हम फियर ऑफ फेलियर के आगे आ चुके हैं। अब तो 2 दिन बचा है, अब क्या कर पाइएगा? कल जो है हमारा चुनाव प्रचार थम जाएगा, परसों जो है लास्ट डेट है, फिर इलेक्शन होना है, हम जीतेंगे, सरकार बनाएंगे, फिर फेलियर और फेलियर खत्म हो चुका हमारा। व्यापारी जो देख रहे हैं आपको हाँ, कहेंगे व्यापारी सब हमारे क्या साथ कहेंगे? है। वो जितने व्यापारी, वो उनको पता है कि जीएसटी से उनको उनकी जो स्थिति खराब हुई वो जान रहे हैं। ये फालतू का रजिस्ट्री में आज इतना रुपया आपका एक्साइज रजिस्ट्री में इतना इनकम आपका टैक्स बढ़ा दिया इन लोगों ने रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। अभी बिहार में कोई इंडस्ट्री तो है नहीं, बिहार चल कैसे रहा है? ज़मीन के खरीद बिक्री का इतना ज़्यादा रेवेन्यू रेट ये लोग बढ़ा दिए हैं। जिस ज़मीन को हम लोग 1 लाख रुपया में रजिस्ट्री कराते थे, आज उसको हमको 65 लाख रुपया सरकार के रेवेन्यू देना पड़ रहा है। 10% काट के 65 6.5 लाख का हमें स्टाम्प ड्यूटी देना पड़ रहा है। क्यों भाई?
इतना जगह स्टाम्प ड्यूटी आप क्यों बढ़ा दिए? एक स्टाम्प पेपर की कितना कीमत बढ़ा दिए आप? उसी स्टाम्प पेपर को जब हमारी सरकार थी तो उसको हम लोग 1 लाख में रजिस्ट्री कराते थे, काट कूट के 10,000 रुपये में सरकार के स्टाम्प लेना पड़ता था, उसी को हमको 6.5 लाख देना पड़ रहा है। अच्छा, नाम क्या बताए थे आप अपना? कुणाल सिंह। कुणाल जी से बात हो रही थी। और चाचा, आपका नाम क्या हुआ? अब्दुल कय्यूम। अब्दुल जी, आप कैसे देखते हैं, ये दूसरे चरण में अब पहुंच चुके हैं, 11 तारीख को मतदान करने जा रहे हैं। दूसरे चरण में 100% वोट जो है होगा, मतलब 64 और 65 नहीं, वो 90 प्लस होगा वोटिंग, और लोग जो है महागठबंधन को ही वोट देंगे। चाचा, ये आपका दिल बोल रहा है, औपचारिक बात करें 90% का आप मेरी बात को सुनिए ना। अभी 5 तारीख को जो राहुल जी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं, उसमें पूरे हिंदुस्तान को आईना दिखा दिया है, और सब लोग देखा और सब लोग समझ लिया। राहुल गांधी कौन सी बात समझ में आती है आपको? राहुल गांधी एक ये है कि वो सेकुलर है ना, और मोहब्बत का पैगाम लेके चला है और नफरत को दूर करने की बात करता है। मोदी जी भी तो आप ही की बात करते हैं। ना, वो तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन कहीं कुछ नहीं है। सबका विश्वास भी बोलते हैं, न साथ है न विकास है। अच्छा, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी भी अपने प्रत्याशी उतारते हैं, AIMIM से तमाम प्रत्याशी उतरे हैं, उनके लिए कोई सिंपैथी नहीं है आपकी? नहीं, क्यों? हमारे क्षेत्र में उनका कोई वजूद नहीं है। बिहार की हम बात कर रहे हैं, मुस्लिम क्यों बिहार नहीं? में 2-4 सीट होगा उनको, वहाँ क्या बोलते हैं उसको, सीमांचल में, है ना, वहाँ और कहीं नहीं है। तो उनके लिए कोई सिंपैथी है आप लोग की? बिल्कुल नहीं है। नहीं नहीं, संपत्ति वोट के लिए नहीं है, एज ए मैन उससे संपत्ति है। एज ए मैन क्या सिंपैथी है, और वोट के लिए क्यों नहीं है? एक काबिल आदमी है ना। एज ए मैन मोदी से भी संपत्ति है, एज ए मैन योगी से भी संपत्ति है, लेकिन उसके कैरेक्टर पर जब जाते हैं ना तो नफरत होती है। कैरेक्टर क्या खराब लगा किसका? आपने जितनों के नाम लिए? हाँ, योगी जी तो महा खत्म आदमी है। क्यों? क्योंकि वो आदमी को पकड़ के जेल ले जाने में रास्ते में गोली मरवा देते हैं, है ना। कभी कोर्ट कैंपस में गोली मरवा देते हैं, कभी किसी महफिल में गोली मरवा देते हैं। अगर कोई 2-4 आदमी बदमाशी किया तो उसके घर तोड़वा देते हैं, लोग उनके मस्जिद तोड़ देते हैं, मकबरा तोड़ देते हैं। मोदी जी से क्या नाराजगी हो गई? मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, लेकिन कहीं झलक नहीं है। सबका साथ तो मोदी जी की टीम में या मोदी जी की पार्टी में एक भी मुस्लिम होना चाहिए, तो है नहीं। सबका विकास, विकास क्या करेगा आदमी? एक छोटा दुकानदार, अभी उनसे पूछ रहे थे ना बिजनेसमैन की बात, एक छोटा दुकानदार लेबर के बराबर ही पैसा नहीं कमाता, 500 रुपये नहीं कमा पाता। ये सभी कैंपेन के लिए आपके ही प्रदेश में लगातार बने हुए हैं, और नीतीश कुमार के साथ में इन्हीं के फेस पे कह रहे चुनाव लड़ा जा रहा है। ठीक नहीं लगता आपको? जहाँ तक नीतीश बाबू की बात है, अब वो रूपोश हो गए, पर्दे पर आते ही नहीं हैं। आप ही की उम्र के हैं वो, हाँ बेशक। और आप कह रहे नहीं, रूपोश हो गए, वो कहाँ दिखाई पड़ते हैं, और दिखाई पड़ते भी हैं तो उनके भाषण में दम नहीं है, कोई बात ऐसा बोलते नहीं हैं, कहीं पर नहीं बोलते हैं। बड़े बड़े मुद्दे चचा क्या दिखे? उम्र के पहले बता दें आपकी क्या हो गई? 77। तो अब पिछले 20 साल से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, बड़े मुद्दे आपको क्या दिखे? पिछले 20 साल में आपने जो राजनीति देखी है, जो दिशा और दशा जो तय की गई, इसमें क्या ड्रॉबैक देखे, क्या कमी देखी, क्या अच्छा देखा इसमें? नीतीश जी जब शुरू में आए तो वो ठीक ठाक थे, और जब से नीतीश जी भाजपा से अलायंस हुए, सारा चीज़ चौपट हो गया, बिहार का सब चीज़ चौपट हो गया। वैसे नीतीश भी बिहार को डेवलप नहीं किया है, लेकिन शांति से लोग रहता था, शांति से लोग रहता था। अब नाराजगी क्यों है? नाराजगी है ये कि कांग्रेस ने अंग्रेज को भगाया, अपने खून पसीने से सींचा। पेड़ जब तनावर हुआ, ताकतवर पेड़ हुआ, मजबूत हुआ, तो उसको लुटेरे ने लूट लिया। हम भागलपुर में बैठे हुए हैं, यहाँ पर हम बुनकरों से मुलाकात करते हैं।
बुनकर भुखमरी के कगार पे है, ये बात करते हैं। राहुल गांधी ने मंच से बुनकरों को लेकर बात की, इमरान प्रतापगढ़ी सदन में बुनकरों की बात करते हैं। क्या लगता है कि ये इंडिया गठबंधन के जो तमाम बड़े नेता हैं जो मुद्दा उठा रहे हैं, नीतीश कुमार ने भी 2020 में बुनकर आयोग की बात की, जो कि नहीं अभी तक के उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, क्या लगता है ये जो बातें जो की जा रही हैं इंडिया गठबंधन के मंच से, क्या लगता है ये पूरी हो पाएंगी या ये भी जुमला साबित होगा? देखिए, जहाँ तक मतलब बात है तो वो लोग कहते आ रहे हैं और करते बगैर किए चले जा रहे हैं, जी। है ना। और कहेंगे, मंच से कहेंगे कि हम ये किया, 2000 किलोमीटर रोड बनाया, नहर बनाया, पार्क बनाया, लेकिन कहीं कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। आपके भागलपुर में आएंगे तो आपको लखनऊ का दिखाएंगे कि लखनऊ में बनाया, भागलपुर का दिखाओ ना क्या बनाया, कहीं कुछ नहीं बना, कहीं कुछ नहीं बना। ये पूंजीपति की सरकार है, पूंजीपति का भरपेट खाना दे रहा है और लोग का खाना छीना जा रहा है, छीना जा रहा है खाना। बुनकर भुखमरी पर है, किसान सुसाइड कर रहा है, लोग लोन लिए, वो आदमी जो गरीब आदमी लोन ले लिया है वो परिवार का परिवार सुसाइड कर रहा है, और करोड़ों अरबों का लोन लेने वाला उसका माफ़ किया जा रहा है। चाचा, जो बातें आपने कही, यही वादा जो नीतीश कुमार ने किया था इंडिया गठबंधन के भी बड़े लीडर्स कर रहे हैं, क्या लगता है कि जुमला साबित होगा? ये भी उम्मीद किया जाता, उम्मीद है। उम्मीद किया जाता। एक बार फिर से उम्मीद, हर बार उम्मीद होती है और उम्मीद टूटती है। ये भी बात है कि उम्मीद किया जाता है, उम्मीद टूटती भी है, लेकिन इस तरफ जो है इस बार लग रहा है कि लोग जागरूक हैं और नेताजी इसमें भागेंगे नहीं। भागेंगे नहीं। सर, आपसे शुरुआत की थी मैंने, एक आप ही से एंड भी करूंगा। बिहार को आईएएस ऑफिसर्स की फैक्ट्री माना जाता रहा पूरे देश भर में, अभी स्थिति क्या देखते हैं? जो मौजूदा स्थिति है आईएएस ऑफिसर्स की जो फैक्ट्री मानी जाती थी, अब लोग कहते हैं कि बिहार में वो दम नहीं रही। देखिए, अभी भी अगर आप रिजल्ट उठा के देखते हैं तो कुछ कमी आई है, लेकिन इस कदर कमी नहीं आई है कि इसको जो है हम सिरे से इनकार कर जाएं। लेकिन कमी का एक कारण यह है कि जो एजुकेशन सिस्टम की जो हमने बात की, कि पहले हम बोरिए पे पढ़ते थे, कच्चे स्कूल थे, लेकिन तालीम पक्की थी। लेकिन आज हमारे पास चले जाइए तो बड़े बड़े स्कूल बने हैं, स्कूल तो बनाया है गया है, लेकिन सिस्टमेटिक जो सिस्टम था, जो नॉलेजफुल लोग थे, वो सारे के सारे हैं नहीं। उस तरह की पढ़ाई नहीं है कि जब बच्चों का बेस मजबूत नहीं रहेगा तो वो आगे का सपना नहीं देख पाएगा। सर, एक सवाल है यहीं पर। प्रदेश को, किसी प्रदेश को ये कहा जाता है कि नेता नहीं चलाता, ब्यूरोक्रेट चलाता है, और ब्यूरोक्रेट किसी भी पॉलिटिशियन की, ये भाजपा की गवर्नमेंट में मंत्रियों की सुनवाई नहीं हो रही, नाम खराब मुख्यमंत्री को होता है और खराब नीचे पूरी पॉलिसीज ये ब्यूरोक्रेट्स करते हैं। इनको इस ये जो कथन जो तमाम जो पॉलिटिशियंस का होता है, इस पर क्या सोचते हैं? देखिए, इससे पहले भी आप कांग्रेस की सरकार रही है, उसमें भी ब्यूरोक्रेट्स हुआ करते थे, वो वही चला रहे हैं, पॉलिसीज बन रही है। तो उस वक्त तो इस तरह का माहौल नहीं था, लेकिन इस वक्त ऐसा क्यों है? इस वक्त जो है ब्यूरोक्रेट्स तो हैं, पॉलिसीज तो बना रहे हैं, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन जो होना चाहिए वो तो नेता कर रहे हैं, लेकिन उसको सही से इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी बचाए रखने के लिए सारा काम किया जा रहा है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि ये जो हालात हैं, सिर्फ और सिर्फ आप ये देखिएगा कि नेता, पॉलिटिक्स वो होती है जिससे देश का उत्थान हो सके, है ना। राजनीति करने वालों के लिए वो है, जो असल राजनेता वही है जो देश का उत्थान कर सके। लेकिन यहाँ सिर्फ राजनीति अपनी कुर्सी बचाने के लिए की जाती है। इसलिए आप देखेंगे कि आज पॉलिटिक्स में मज़हब का जो इंटरफेयर हो रहा, मज़हब को जो लाया जा रहा है, धर्म की राजनीति हो रही है, सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए हो रही है। ये देश हित की राजनीति नहीं है। देश हित की राजनीति जो है विकास की राजनीति होती है,
और अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए पढ़ाई लिखाई की राजनीति होती है। यहाँ पे जो लोग हैं, जहाँ जैसे अभी हम लोग कह रहे थे, बातें हो रही थी कि यहाँ पे जो है उद्योग लाने की बात होती है। उद्योग सिर्फ़ और सिर्फ कुछ लोगों को फ़ायदा पहुँचाने की बात नहीं होती है। अगर कुछ लोगों तक ही सिर्फ फ़ायदा पहुँचाया जाए तो इससे देश का उत्थान नहीं होगा, बल्कि देश बहुत पीछे चला जाएगा और लोग जो है बेरोज़गार और बेसहारा जो है मरते हुए नज़र आएंगे आपको। बिल्कुल। तो बिहार चुनाव अब अपने सेकेंड फेज में है और अंतिम छोर पर है। 11 नवंबर 2025 को मतदान होना है और पहले चरण के जो मतदान के बारे में जो बताया गया उसमें भी तमाम सवाल खड़े किए गए, लेकिन ऐतिहासिक मतदान हुआ है, ये बात हुई। वोट चोरी के जैसे बड़े नारे लगे और ये चुनावी कैंपेन के दौरान ये नारे उठते रहे, गांव मोहल्ले में उठते रहे और नीतीश कुमार ने जो 10,000 रुपए देने की जो सौगात दी उसकी भी बात होती रही। महिलाओं ने भी विरोध किया, कई जगह फेवर में भी रहे और ये इंटेलेक्चुअल क्लास था। एक सीनियर सिटीजन थे हमारे साथ, एक रिसर्च स्कॉलर थे, साथ में बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन, और बिहार की राजनीति पे वो ग्राउंड स्तर पर जो माहौल चल रहा है उस पर चर्चा हो रही थी। 11 तारीख को मतदान होगा, क्या कुछ होगा, हर रिजल्ट आप तक मैं पहुंचाता रहूंगा, हर मुद्दे पर बात होगी इस वीडियो से। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आपके मन में क्या कुछ सवाल है, सवाल जरूर लिखते रहें, आपके सवाल उठाए जाएंगे, आपके मुद्दे उठाए जाएंगे। जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।